श्रीवास्तव। पहाड़ों से लेकर मैदान तक पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पूरे देश भर के हालात बेहद खराब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर हाल बहुत डराने वाले हैं। मथुरा से आगरा तक, प्रयागराज से वाराणसी तक सभी जिलों में पानी ही नजर आ रहा है। यमुना नदी उफान पर है। आगरा में 1 लाख से ज्यादा आबादी पर बाढ़ का खतरा पूरी तरीके से अब देखने को मिल रहा है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में भी यमुना का पानी लक्ष्मी नगर के घरों की एक एक मंजिल तक भर चुका है। जिले के 45 गांव टापुओं में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन ने 9000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा है। हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि प्रशासन ने सभी को सावधान रहने और किनारों से हटने की अपील भी कर डाली है। तो बाढ़ की विभीषिका ना सिर्फ डरा रही है, बल्कि लोगों को हैरत में भी डाल रही है कि अब आगे वाली स्थिति क्या होगी उनके लिए, कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगी। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, जहां आप देखिए, जहां पहले वाहन चला करते थे वहां पर अब नाव चल रही हैं और इतने पानी में शव यात्रा निकाल रहे हैं लोग। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में भी यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मथुरा के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित गंतव्यों तक पहुंचाया गया है। 2023 में आई बाढ़ का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। चारों तरफ हाहाकार नजर आ रहा है। 2023 में 167.35 मीटर जलस्तर था और आज यमुना का पानी उससे कहीं ज्यादा है, यानी कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। यमुना की बात करें तो यमुना से सटे इलाकों की जो बिजली है काट दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई दूसरा खतरा लोगों को ना भुगतना पड़े। ये स्थितियां अलग अलग जगहों की हैं। 2023 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ का भी इस बार बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गौरव हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। गौरव, क्या स्थितियां हैं? 2023 का भी रिकॉर्ड अब पूरी तरह से टूट चुका है। क्या स्थितियां हैं, क्योंकि पहली मंजिलें लोगों की डूब चुकी हैं। कितनी मुश्किलें हैं लोगों के सामने बाढ़ में अपना जीवन यापन कर पाना। देखिए, काफी अगर मथुरा बात की जाए, मथुरा में लगातार जो बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए कि 2025 में जो 2023 में जो बाढ़ आई थी उसका टूट गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार हम भारत समाचार के माध्यम से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा मथुरा या वो देहात के एरिया हो या सिटी का पूरा जलमग्न हो गया है। खादर के इलाके में बिल्कुल पानी तक भर गया है। और बात की जाए, लगातार लोग अब परेशान हो चुके हैं। अब लोग यही दुआ कर रहे हैं भगवान से कि बाढ़ का पानी कब कम होगा, क्योंकि लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की जो टीम है हर संभव मदद के लिए तैयार है। जिला अधिकारी सीपी सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई गई है, जो पीड़ितों से लगातार मुलाकात कर रही है, उनके लगातार टच है और उनको राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। वहीं बाढ़ की जो बाढ़ का प्रकोप जो बढ़ता है उसको देखते हुए जो समाज भी है वो भी आ गया, वो भी पीड़ितों की लगातार मदद कर रहे हैं। अगर बात की जाए नौजिल में किसानों की खेती का जो फसल है वो डूब कर मग्न हुई है। इस तरह के हालात मथुरा में बने हुए हैं। लगातार से कितने लोगों ने, गौरव ये बताइए कि कितने लोगों ने अभी तक पलायन किया है? कैसे लोगों तक प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है अपनी? गौरव, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो ये बताइए कि मदद कितने लोगों तक पहुंची है अभी वहां पर? कितने लोग पलायन कर चुके हैं? मेरी आवाज अभी गौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये स्थितियां हैं। आगरा से हमारे साथ मनीष जुड़ गए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। मनीष, ये बताइए कि आगरा में कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं, कितने लोगों का पलायन हुआ है, प्रशासन की तरफ से कितनी मदद पहुंचा जा पा रही है, कितनी मुश्किलें हैं लोगों के लिए, कैसे हालात हैं? देखिए, जिस तरीके से यमुना नदी में लगातार ऊपर से पानी छोड़ा जा रहा है अतरीकुंड बैराज और गोकुल बैराज से, तो उससे बाढ़ की जो आगरा में समस्या है वो बनी हुई है। 1978 के बाद सन 1978 में जिन जगहों पर पानी पहुंच रहा था उन्हीं जगहों पर फिलहाल पानी पहुंचने की कगार पर है। ताजमहल की जो दीवार है आगरा में उस पर पानी पहुंच चुका है और जो आसपास के जो घाट है, दशहरा घाट है, बल्केश्वर जो कैलाश गांव है, कैलाश मंदिर के पास भी पानी पहुंच चुका है। और देहात इलाके की हम बात करें तो डोकी क्षेत्र के जो तटवर्ती इलाके के गांव हैं, 2-3 गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं, वहां से लोग पलायन करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है, लगातार राहत जो पैकेट है पहुंचाई जा रही है, गाँव में मुनादी कराई जा रही है।
कि लगातार अपने जो सुरक्षित स्थान है, ऊंचे स्थान है, वहां पर पहुंच जाए। और आगे अगर गया क्षेत्र की बात करेंगे तो जो बटेश्वर तीर्थ धाम बटेश्वर है, वहां पर जो मुख्य मंदिर है, पूरी जो मंदिर श्रृंखला है, वहां पर यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है और आगे जो सड़क है उस पर पानी लगातार जा रहा है। श्रद्धालुओं को पहुंचने में भी खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन वहां पर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और राहत सामग्री भी पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये आगरा और मथुरा की स्थितियां हैं। प्रशासन लोगों से अपील लगातार कर रहा है और बाढ़ की विभीषिका ऐसी है। जो प्रमुख मंदिर है वो भी गौरव तस्वीरों में दिख रहा है, डूब चुके हैं। जहां पर पहले वाहन चला करते थे, नावें वहां पर चल रही हैं। कितनी मुश्किलें, कई जगहों की तो विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई है ताकि मुश्किलें बढ़े ना। देखिए स्वाति, अगर बात की जाए तो वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, उनके आसपास यमुना से सटे इलाके, उनमें बिल्कुल पानी भर गया, पूरी कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। कल तक उन कॉलोनियों में श्रद्धालु चला करते थे और वहां पर वाहन चला करते थे। आज की डेट में वहां पर नाव चल रही है। नाव का सहारा लेकर जो लोग हैं, जो फंसे थे वहां घरों में, वो बाहर निकल के आ रहे हैं। लगातार प्रशासन की टीम भी लोगों को अवेयर कर रही है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र उनमें जाने से बचे और कहीं किसी तरह की समस्या हो, प्रशासन की टीम से संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन की टीम लोगों के टच में और बाढ़ जो पीड़ित है उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। तो एक तब बन जाती है कि गांव के जो इलाके जहां पानी भर, अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं के लिए शासन व्यवस्था है, वहां सब नाव के जरिए पशुओं को बाहर निकाला जा रहा है और उनके लिए भूसे वगैरह की व्यवस्था की गई है। किसी तरह की कोई समस्या, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकल तंबू तान लिए, वो तंबुओं में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसलिए उनको डर सता रहा है कि अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो उनके घर में चोरी का डर सता रहा है। तो लगातार इस तरीके की समस्या मथुरा में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक जो बाढ़ का पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होगा लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कब तक ये बाढ़ का पानी कम हो, इस मुसीबत से निजात मिल सके। बिल्कुल, लोगों की व्याकुलता निश्चित तौर पर समझ आती है लोगों को कि लोगों को चोरी की चिंता सता रही है। लोग ऐसे में अपने घरों को छोड़कर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे साथ मनीष भी लगातार जुड़े हुए हैं आगरा से ही। आगरा भी मनीष, ये बताइए, आगरा में ये स्थितियां हैं। 2023 का जो एक रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी इस बार बाढ़ ने तोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थितियां हैं? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी देखिए, अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो लगातार जो यमुना किनारे के जो निचले इलाके के जो गांव हैं, वहां पर स्थिति बाढ़ का जो पानी है यमुना नदी का, लगातार जो रिहायशी इलाके हैं जिन लोगों ने पिछले जगहों पर रह रहे हैं वहां पर पानी आ चुका है। वहां से लोग जो है अपने घरों को छोड़कर, जो वहां जो झोपड़ियां बनी हैं और जो लोगों के घर बने हैं उनको छोड़कर ऊपर के इलाके में आ रहे हैं और लगातार वहां पर प्रशासन पहुंचा है, लगातार राहत सामग्री भी पहुंची है। और जो एहतियातन के तौर पर गाँव में बिजली है, कई गाँव की जो यमुना की बाढ़ से प्रभावित है उनकी बिजली काट दी गई है। मेडिकल की जो टीम है वो लगातार गांव में पहुंची हुई है, कैंप कर रही है, किसी को कोई दिक्कत ना आए। और बाहर जो बटेश्वर का इलाका है वहां भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डौकी क्षेत्र है, फतेहाबाद क्षेत्र है, बाह क्षेत्र है और ताजमहल से सटे जो इलाके हैं वहां पर भी लगातार पानी पहुंच रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1978 में जो जिस तरीके से बाढ़ आई थी वो कहीं न कहीं ऐसी ही स्थिति जो है आगरा में देखने को मिल रही है। जी। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, अभी के लिए जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ की विभीषिका तमाम क्षेत्रों में, मथुरा के यमुना पार इलाके में भी बाढ़ का कहर जारी है। नगला, चिरंजी, तिवारीपुरम समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी आ चुका है। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने यमुना पुल के पास पॉलिथीन में तंबुओं में आशियाना बनाकर रख लिया है और अपने पशुओं को भी वहीं पर रखे हुए लोग। प्रशासन और समाज सेवी टीम लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। लक्ष्मी नगर में शेल्टर होम बना है जहां पर प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने के इंतजाम है और लोग चोरी की चिंता की वजह से अपने घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, विशाल सेंटर होम जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई गई हैं हम लोग के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि खाने की क्वालिटी और खाने का टेस्ट दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए और उसी निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बना था दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी
हर टाइम खाना बदल बदल कर बनवाया जा रहा है, नाश्ता रोज बदल कर बनवाया जा रहा है। सुबह सूजी का हलवा, पोहा, चाय लोगों को दी गई थी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था है। यहाँ पे रहने के लिए मतलब सबको कमरे हैं। उसके अलावा हॉल है बड़ा सा। अभी तो सबको कमरे दे रखे हैं, परिवार वाइज कमरा दिया गया है, और अगर उससे ज्यादा होते हैं तो हॉल वाइज दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बात अगर करें हम इटावा की, तो इटावा जिले में भी यमुना नदी का जलस्तर अब डराने लगा है। सड़क से लेकर शमशान घाट सभी जलमग्न हो चुके हैं। मंदिर मस्जिद सभी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उधर बाराबंकी कांड के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की जांच के आदेश दिए गए। महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की जांच होगी, उसकी मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की भी सघन जांच होगी। हर जनपद में विशेष जांच टीमों का गठन किया गया। इसको देखते हुए बाराबंकी में जो मामला सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त और गंभीर नजर आए। इन मामलों को लेकर मंडलायुक्तों को भी जांच टीमें गठित करने के आदेश दे दिए गए। टीम में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग का एक अधिकारी भी टीम में होगा। सभी संस्थानों से शपथ पत्र लिया जाएगा। मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित करने का प्रमाण दिया जा सकता है। कोर्स की सूची और मान्यता पत्र की जांच अनिवार्य होगी। संदीप हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, ये जो मामला सामने आया था बरेली बाराबंकी से, उसके बाद मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं, गंभीर भी हैं, और गंभीरता इस बात से देखी जा रही है कि अब सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये पूरी तरीके से एक तरह से फौरी फैसला ले लिया गया है कि वैध सारी प्रक्रिया होगी और मान्यता संबंधी अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए। क्या और इसमें बताया गया है? स्वाति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और यकीन मानिए इस फैसले ने छात्राओं को और उन्हीं के साथ साथ अभिभावकों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। हालांकि ये पूरा फैसला जो है वो बाराबंकी में आपने देखा था, रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितता का आरोप लगाया था। उसके बाद वो सड़कों पर उतरे थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी। आप यकीन मानिए जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वहां पर कई विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जिनके पास उस कोर्स को लेकर या फिर अपने विश्वविद्यालय की मान्यता ही नहीं होती है। तमाम बच्चों को फॉर्म भरवाए जाते हैं। जब बच्चे पास हो जाते हैं, जब वो वहां पर अपनी मार्कशीट लेने के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस स्कूल की तो मान्यता ही नहीं थी। यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे के बर्बाद हो जाते हैं। फिर दौर शुरू होता है धमकाने का। अभिभावकों को धमकाया जाता है क्योंकि विश्वविद्यालय चलाने वाले, आप समझ सकती हैं कि अपने आप में कई जगहों पर देखा जाता है कि दबंग किस्म के लोग भी होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के बाद में अब उन्होंने विश्वविद्यालयों के लेकर एक ये जो अभियान चलाने की शुरुआत करी है, ये बहुत बेहतरीन है। क्योंकि अब देखिए, जहां पर भी देखा जाता है कि जिन विश्वविद्यालयों की मान्यता नहीं थी, उनको अब 15 दिन के अंदर सभी छात्राओं के पैसे को लौटाना होगा। पहले उनके पैसे ये लोग खा जाते थे। आप समझ लीजिए लाखों रुपए उनके बर्बाद हो रहे हैं। अरे पैसा तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ उनकी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो रही है। उनकी उम्र निकल जाती थी, सीटें निकल जाती थी। कई लोग कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता था, कोई अलग अलग फील्ड में लोग जाने का सपना देखते थे। तो मुझे लगता है ये एबीवीपी ने जिस तरीके से देखिए इसकी पहल करी, सड़कों पर उतरे, तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी उनको धन्यवाद दिया है कि हालांकि देखिए जागे जरूर, थोड़ी देर हुई, लेकिन अब ऐसे विश्वविद्यालयों के ऊपर लगाम लगेगी जिन्होंने छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक कॉलेज नहीं बल्कि एक तरीके से बिजनेस स्कूल चला रहे थे। उन छात्राओं का भविष्य बर्बाद करते थे। इसमें मंडलायुक्त देखिए इस पूरे अभियान की जांच करेंगे। तमाम पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। लगातार मॉनिटरिंग होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल, छात्रों तो के मुझे लगता है कि आप सभी छात्र, सभी अभिभावक खुश हैं। आप दुख कौन होगा? बिल्कुल स्पष्ट नजर आई और सरकार सख्त है। बहुत शुक्रिया संदीप, आपने जानकारी दी इसके लिए। उधर कानपुर में सिर तन से जुदा के नारे से एक बार फिर से बवाल मच गया। एक मोहल्ले में शिया और सुन्नी का विवाद उग्र रूप ले चुका है। व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी से विवाद भड़क चुका है। 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अपने घरों में लोगों ने तोड़फोड़ भी की, नारेबाजी की। दोनों पक्ष बुलाए गए, काजी बुलाए गए, फिर जाकर मामला शांत हुआ। एक ही मोहल्ले से जुड़ा ये मामला था। शिया सुन्नी विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते व्हाट्सएप पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियों से
विवाद भड़क उठा। बताया जा रहा है इसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, घरों में तोड़फोड़ तक हुई और नारेबाजी की। फिलहाल दोनों पक्षों से जुड़ा मामला देखते हुए मौके पर काजी बुलाया गया और अब जाकर कुछ मामला सुलझा है, विवाद शांत हुआ। दीपक हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है दीपक, कहां से मामला शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है? स्वाति, देखिए बताऊं कि अगर फिलहाल की स्थिति की बात किया जाए तो स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और हालांकि जो है तो इलाके में तनाव को देखते हुए जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट इलाके में किया गया है और स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में बताई जा रही है। बताऊं, विवाद की शुरुआत जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के हुई और मुस्लिम समुदाय के दो वर्ग, शिया और सुन्नी वर्ग के बीच ये लड़ाई थी, जिसमें शिया वर्ग के एक युवक ने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उस आपत्तिजनक पोस्ट पर जो सुन्नी वर्ग के लोग थे उन्होंने विरोध किया और सैकड़ों की संख्या में पहुंच करके जो युवक था उसके घर का घेराव किया, उसके गेट को तोड़ दिया गया और जब वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जो है लाठियां पटक करके जो है भीड़ को तितर बितर किया और जो तनाव था उसको जो है कंट्रोल में लेने का पूरा काम जो है वो पुलिस के द्वारा किया गया। बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी युवक है जिसकी पोस्ट पर आपत्ति थी सुन्नी वर्ग के लोगों को, उसको हिरासत में ले लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ के जो लोग थे, दूसरे वर्ग के लोग थे, उनके भी 4-5 युवकों को हिरासत में लिया गया है और उनसे भी जो पूछताछ है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी स्वाति, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी देने के लिए। बरेली में आईटी इंजीनियर से बना साइबर ठग, फर्जी आधार सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी करता था। 2000 लोगों से लाखों रुपए की ठगी इसने कर ली। 4 राज्यों में राजवीर ने अपना नेटवर्क फैला रखा था। 1500 से लेकर 2000 में बेचता था फर्जी सॉफ्टवेयर। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 2000 लोगों के साथ इसने लाखों रुपए की ठगी कर डाली। इसका जो नेटवर्क था वो 4 राज्यों में फैल चुका था। 1500 से लेकर 2000 में जो फर्जी सॉफ्टवेयर है वो बेचने की बात निकलकर सामने आई है। हालांकि अब एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष नगर क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला है बरेली का। आईटी इंजीनियर से साइबर ठग ये बन गया। देखते ही देखते कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। फर्जी आधार सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी करता था। 2000 लोगों से अब तक लाखों रुपए की ठगी इसने की है, लेकिन अब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दीपक जुड़ चुके हैं। क्या ये पूरा मामला दीपक बताया जा रहा है 4 राज्यों में इसने अपना नेटवर्क भी फैला लिया था? देखिए, बड़ा मकड़जाल फैला रखा था। इंजीनियर था जो इसकी नौकरी में इसका मन नहीं लगा तो इसने बरेली आकर ठगी का धंधा शुरू कर दिया और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इसने लोगों को आधार कार्ड में संशोधन करने वाला सॉफ्टवेयर बेचने का धंधा शुरू किया और बताया जा रहा है कि इसने 4 राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी, ठगी का बड़ा आसान तरीका इसने अपनाया। इसने जो सॉफ्टवेयर का जो दाम रखा था वो 1500 से 2000 रुपए के बीच में रखा था कि जिससे कि लोग आसानी से खरीद सके। और जब लोग इसे सॉफ्टवेयर खरीद लेते थे उसके बाद जब ये सॉफ्टवेयर को शुरू करते थे, चालू करते थे, तब लोग इसको बार बार फोन करके जब पूछते थे, लोगों का नंबर ब्लॉक कर देता था या मोबाइल चेंज कर लेता था। बताया जा रहा है एसटीएफ ने बताया कि लगभग इसने लाखों रुपए की लोगों से ठगी की और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आखिर कहां तक नेटवर्क फैला था और कौन कौन इसके गोरख धंधे में शामिल था, इन तमाम चीजों को लेकर एसटीएफ जांच करे। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया दीपक आपका। उधर बागपत में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल है। लाठी डंडों और थप्पड़ों से मारपीट हुई। 2 पक्षों की तहरीर पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के सेठभर गांव का पूरा मामला है। 2 पक्षों से जुड़ा ये मामला था। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ। लाठी डंडों और थप्पड़ों से जमकर मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में तहरीर भी दी गई और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया।
उधर कासगंज में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गौतम नगर का ये वाकया है। विवाद में जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली, 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए और इन सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के गौतम नगर का पूरा मामला है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। फर्रुखाबाद में एक महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस मामले में एक नामजद और 5 अज्ञात पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ है। युवती को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही महिला की मौत हो गई। पिता ने जलाकर मारने के आरोप लगाए हैं। दीपक और उसके 5 अज्ञात साथियों पर मारने के आरोप लगाए हैं। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला का पति दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। थाना जहानगंज क्षेत्र का मामला है। महिला की मौत हो चुकी है। महिला को जलाने का ये मामला है। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिला का पति दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है और पुलिस पूरे मामले की, पूरे केस की छानबीन कर रही है। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया है और हालांकि इस महिला की जान जा चुकी है। मामला है फर्रुखाबाद का। महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। एक नामजद और 5 अज्ञात पर हत्या के आरोप लगे हैं। उधर बांदा में एक महिला के घर पर युवक कूद गया। चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर युवक को पीटा। अज्ञात कारणों के चलते घर में कूदा था ये व्यक्ति। युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जसपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। चोर समझकर लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि ये चोर नहीं था, ये भी बात निकलकर सामने आई है। कुछ और कारण निकल कर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि किसी के घर में क्यों कूद पड़ा और जब लोगों ने देख लिया तो फिर जमकर इसको पीटा गया। हालांकि अब ये पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। नादादेव गांव की घटना है। महिला के घर में कूद गया था ये युवक और चोर समझकर लोगों ने जमकर इस पर हाथ साफ किया। पुलिस भी इससे पूछताछ ये कर रही है कि आखिरकार ये महिला के घर में क्यों कूदा, इसके मंसूबे क्या थे। ये अभी पुलिस के लिए जांच का विषय। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ का मामला सामने आया है। यहां पर सेना ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान इसमें जख्मी हुए। 3 लश्कर के आतंकियों के होने की खबर है। छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग भी कर दी। सेना ने एक स्थानीय आतंकी को अब तक मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है और सेना के भी 3 जो जवान हैं वो घायल हो चुके हैं। 3 लश्कर के आतंकियों की अभी भी छिपे होने की खबर है। छिपे आतंकियों ने सेना पर भी फायरिंग की है। ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना ने एक स्थानीय आतंकी को ढेर कर दिया, उसको मार गिराया है और अभी भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुलगांव में जब टीम को पता चला, हमारे जवानों को पता चला कि वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस दौरान एक आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया। जबकि इसमें हमारी सेना के भी 3 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और कुछ आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं, जिनकी वजह से लगातार कॉम्बिंग चल रही है। तमाम क्षेत्रों में गश्त लगातार जारी है। मऊ में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर किडनैपिंग के आरोप लगे हैं। लड़की का किडनैप करके जबरन शादी कराने के आरोप। लड़की बीएससी की छात्रा है। ब्यूटी पार्लर में उसकी हेल्पर थी। बीते 10 दिनों से अपने घर से लापता थी ये छात्रा। हरियाणा से वापस लौटी जब छात्रा तो पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगने के बाद संचालिका ने बयान दिया। रंजना गुप्ता ने कहा कि आरोप बेबुनियाद लगाए गए। छात्रा को उसने पार्लर में चोरी करते पकड़ लिया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद मऊ के मधुबन तहसील का पूरा मामला है। वो बोली कि अंजू एक काम है करोगे इसमें पैसा मिलेगा।
हमको कौन सा पैसा मिलेगा भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो समझा दीजिए, बताइए। तो बोली है कि खुद ही से जान जाओगी पैसा का, इस काम में रहोगी तो तुमको पैसा मिलेगा। हम नहीं रहेंगे, अपने घर वाले से पूछाऊं तो वो बोली कि वो पैसा देते कि हाँ घर जाओ जाओ। तो फिर रंजना अपने भाई का नंबर दी थी उनको, पूनम मांगी थी तो हम दिए थे। तो पूनम रंजना भाभी को नंबर दी, तो रंजना भाभी कॉल की, बोल रही है कि तेरे घर कॉल की हूँ, तेरे भाई से बात हुई है, तेरा भाई बोला है कि हमसे मतलब नहीं है, और तेरी माँ बोली है कि कहीं भी जाओ लेकिन सेफ रखना उसको। तो उसके बाद हमको भी नहीं बताई कि तेरी शादी होने वाली है। जो ले जाकर लड़का है हमारे लायक नहीं था, जबरदस्ती ले जाकर झुकवा कर हमको करवाई, और जबरदस्ती धमका कर बोली कि तुम्हारे कर लो नहीं तो तुमको बहुत जान से हम लोग मार देंगे। उधर संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। पेड़ से फांसी से फंदे पर लटका हुआ शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। युवक के खिलाफ छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज था, ये जानकारी सामने आई है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से बरामद किया है पुलिस ने। यह भी बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का मुकदमा इस व्यक्ति पर दर्ज था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पता लगा रही है कि आखिरकार इसने जान क्यों। युवक के खिलाफ छेड़छाड़ के मामला का मुकदमा दर्ज था और संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव यहां से बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल इस मामले में शुरू हो चुकी है। संभल से ये मामला सामने आया। पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। बाराबंकी में भी लापता युवक का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। भुवनेश्वर मंदिर के पास से स्थित तालाब से ये शव बरामद हुआ है, जिसमें नितिन सोनी के रूप में शव की शिनाख्त कर ली गई है। टिकैत नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 3 दिन पहले ही घर से बाजार के लिए निकला था ये व्यक्ति और शव इसका तालाब में बरामद हुआ। उधर हापुड़ दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक लाल किला से कलश चोरी के मामले में छापेमारी की है। इस मामले में हापुड़ निवासी भूषण वर्मा को आरोपी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हापुड़ पुलिस के साथ मिलकर भूषण वर्मा के घर जांच पड़ताल के लिए पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लाल किला के पास कलश चोरी मामले में छापा पड़ा और हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी भूषण वर्मा के घर जांच के लिए पहुंची टीम। जो वाकया सामने आया था लाल किले से कलश चोरी का, और इस मामले में दिल्ली और तमाम जिलों की जो पुलिस है वो पहुंची थी आरोपी के घर। एक सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में सामने आया। संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में बच्चों के विवाद ने मामूली से विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप अख्तियार कर लिया। विवाद में एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे एक ग्रामीण को चाकू लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी करने के प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में नशे में पुलिस से बदसलूकी करने वाले 4 गिरफ्तार हुए हैं। सड़क पर शराब पीकर उपद्रव मचा रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर की ये पूरी घटना है। सड़क पर जमकर उपद्रव कर रहे थे सभी लोग। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई और उसके बाद पुलिस ने इन पर मामला दर्ज किया है। 4 की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। किसी ने
तुम कैसा हाथ छोड़ रहे हो किसी पे? तुम कैसा हाथ छोड़ रहे हो? हाथ छोड़ रहे मार्केट है। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार कार्यक्रम लगाया और इस कार्यक्रम में दूर दूर से फरियादी पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। तो दूर दूर से फरियादी पहुंचे थे और इस बार भी महिला फरियादियों की संख्या इस बार भी ज्यादा थी। लखनऊ में ही जनता दरबार लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और मुख्यमंत्री ने एक करके सभी से पर्चा लिया, उनकी समस्याएं सुनी और इसके साथ साथ अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री के समक्ष मौजूद थे, उनको भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं जो छोटे बच्चे मौजूद थे जनता दरबार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना प्यार दुलार दिया। औरैया में फफूंद में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। कुछ समय पहले अजीतमल में एक सख्त कार्रवाई हुई थी। थानाध्यक्ष जयप्रकाश पाल पर गंभीर आरोप लगे थे। थानाध्यक्ष की मिलीभगत से चल रहा था अवैध खनन। किसी रसूख तार के संरक्षण में चल रहा था खनन। कार्रवाई नहीं कर रहे एसडीएम और खनन अधिकारी। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में अवैध खनन का हॉटस्पॉट बन चुका है। प्रयागराज में पिता ने शराब के नशे में बेटे की हत्या कर दी। प्रयागराज के गंगानगर जोन में मर्डर की घटना सामने आई है। नशे में कुल्हाड़ी से काटकर बेटे की हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में बाप बेटे में पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद ये हत्या का मामला सामने आया है। गंगानगर जोन का ये मामला है। प्रयागराज से नशे में कुल्हाड़ी से काटकर अपने बेटे की ही हत्या कर दी एक पिता ने। पिता हत्यारा बन गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में पहले इन दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ और उसके बाद पिता ने शराब के नशे में अपने ही बेटे की हत्या कर दी। गंगानगर जोन का ये मामला है। मर्डर की मिस्ट्री सामने आई है प्रयागराज से। मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। वहीं फैजल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र के पेट में गोली लगी है। ऑपरेशन भी उसका चल रहा है। गोली मारने के क्या कारण रहे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जानी थाना क्षेत्र के रिजॉर्ट के बाहर ये मामला सामने आया। गोली हालांकि किन कारणों से मारी गई ये अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है मेरठ की पुलिस। जानी थाना क्षेत्र के रिजॉर्ट के बाहर का मामला है। सुभारती यूनिवर्सिटी के छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी। हालत काफी गंभीर है। ऑपरेशन चल रहा है। अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हुए हैं। क्या ये पुरानी रंजिश का मामला है या कोई और मामला है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्टूडेंट फैजल को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया है। इस खबर पर शोएब जुड़ गए हैं। शोएब जी, शोएब क्या बताया जा रहा है पूरा मामला, क्यों गोली मारी गई, क्या विवाद निकलकर अभी तक सामने आ पाया है क्या? ये फैजल नाम का छात्र है जो एमबीए का छात्र है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है सुभारती में। जिसके जो गोली लगी थी इससे गंभीर हालत में एक रिसोर्ट है उसके बाहर जो था इसलिए पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद लोगों ने इसको अस्पताल में भर्ती कराया। छात्र ने बताया कि दो बाइक सवार जो अज्ञात बदमाश थे उन्होंने इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली जो है वो छात्र के पेट में लगी है और उसकी काफी गंभीर हालत है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। एसपी देहात और सीओ और इंस्पेक्टर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, छात्र जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो हाईवे पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज चेक करी जा रही है। आखिर ये छात्र को कौन दिन ने गोली मारी और गोली मारने वाले कौन थे अभी तक इन सबका पता नहीं लगा पाई है पुलिस। पुलिस का कहना है जो सीसीटीवी के आधार पर जो है अज्ञात बदमाशों की पहचान की जाएगी और जब छात्र की हालत ठीक होगी जब पता लग पाएगा कि आखिर किसी रंजिश में गोली मारी है, गोली मारने की वजह क्या है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए शोएब। तो सुभारती यूनिवर्सिटी का ये मामला है। अब ये पूरा मामला क्या है ये पुलिस के लिए अभी जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर हैं।
राहत पैकेज को हरी झंडी वो दिखाएंगे। यहाँ पर अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में कार्यक्रम उनका है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड को भी यहाँ से राहत सामग्री भेजी जाएगी। राहत सामग्री से भरे 46 वाहनों को रवाना करेंगे खुद मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी संभव है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर हैं। पंजाब, उत्तरांचल और हिमाचल के जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां के लिए राहत सामग्री की जो गाड़ियां हैं वो यहां से रवाना की जाएंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अति आवश्यक आपदा राहत सामग्री से भरे जो वाहन हैं उनको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। ये जो 46 गाड़ियां हैं इनमें करीब 18,000 किटें ऐसी तैयार की गई हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको वहां पर वितरित की जाएंगी। उनके लिए यहां से सामग्री भेजी जाएंगी। जो एक किट है, एक किट में करीब 40 किलो वजन रखा गया है और 26 सामग्री ऐसी हैं जो किट में रखी गई है। किट में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी विशेष सामग्री रखी गई है। जो महिलाओं की जरूरतों के लिए सामान है वो भी इस किट में डाला गया है और जो पुरुषों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। जो किटें हैं उनमें पूरे तरीके से 26 सामग्री डाली गई है जिसमें जिस इलाके में बिजली की और लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां के लिए मोमबत्ती और माचिस भी इसमें डाली गई है। जो खाने पीने के सामान है वो पूरी तरीके से इन किटों में रखे गए हैं। 46 वाहन हैं जिनके माध्यम से ये राहत सामग्री पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भेजी जा रही है। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। मेरठ के मवाना के कृषक कॉलेज के गबन का मामला, वादी को कत्ल की धमकी देने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ। गैंगस्टर विश्वास का करीबी आरोपी विवेक चौधरी और फलावदा पुलिस ने बदमाश विवेक को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में तैनात पीसीएस ने बदमाश को छोड़ने की पैरवी की थी। मेरठ में तैनाती के वक्त से पीसीएस आरोपी के परिवार से संपर्क में था। आज एसडीएम मवाना की कोर्ट में होगी आरोपी की पेशी। आरोपी विवेक की बहन मनु गबन की आरोपी है। मेरठ में तैनाती के वक्त से ही पीसीएस आरोपी के परिवार के संपर्क में बताया जा रहा है और आज एसडीएम मवाना के कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी। आरोपी विवेक की बहन मनु गबन की आरोपी है। मेरठ से मामला सामने आया है। कृषक कॉलेज से जुड़ा ये गबन का मामला, वादे को कत्ल की धमकी देने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत